तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। और आज का हमारे लेक्चर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 12th। और ये इस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। इस लेक्चर में हम गॉस की प्रमेय का कथन भी पढ़ेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है, और गॉस की प्रमेय को सिद्ध भी करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय का जो कथन है, यानी कि जो गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन होगी, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। तो डेफिनेशन में यहाँ लिखा है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, उसमें उपस्थित आवेश Q, यानी कि जो ये बद्ध पृष्ठ होगा इसमें उपस्थित जो आवेश है Q, और 1/ε0 इन दोनों के जो है गुणा होता है, यानी कि गुणा के बराबर होता है। अगर हम ओवरऑल बात करें समझने के लिए, तो किसी भी बद्ध पृष्ठ में जो बद्ध पृष्ठ है, या कह सकते हैं किसी भी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो बराबर होता है इस बद्ध पृष्ठ में उपस्थित आवेश और 1/ε0 के गुणा के, यानी कि फाई ई जो है वो बराबर होता है Q/ε0 के। यहाँ फाई ई का क्या मतलब है? फाई का मतलब है फ्लक्स, और ई बता रहा है इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक को हिंदी में कहते हैं विद्युत। तो फाई ई का क्या मतलब है यहाँ पर? विद्युत फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय यही बता रही है कि जो किसी बद्ध पृष्ठ में या किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो इस पृष्ठ में प्रेजेंट आवेश और 1/ε0 की गुणा के बराबर होता है। तो ये तो होगी गॉस की प्रमेय की कथन, या कह सकते हैं गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन। अब ये जो फाई बराबर Q/ε0 आया है गॉस की प्रमेय के अनुसार, इसी को क्या करके दिखाएंगे? हम सिद्ध करके दिखाएंगे। क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। पहला टाइप तो ये होता है कि वो आपसे पूछ लेगा शॉर्ट क्वेश्चन में गॉस की प्रमेय क्या होती है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछता है तो उसमें आपसे पूछेगा कि गॉस की प्रमेय क्या होती है तथा इसे सिद्ध कीजिए, या केवल कह सकता है कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध करके दिखाइए। तो अभी तक तो हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट देखा था, यानी कि गॉस की प्रमेय की कथन क्या होता है उसको समझा था। अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि इस डायग्राम में हमने क्या किया है। तो देखिए, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बद्ध पृष्ठ माना है। ये जो पृष्ठ है ये एक बद्ध पृष्ठ है, जिसको हमने नाम दे दिया है ए। उसके बाद इस बद्ध पृष्ठ के अंदर ही एक बिंदु है O, ठीक है। ये कोई बिंदु है O जिस पर हमारा +Q आवेश जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद इस बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है। इस बिंदु O से R डिस्टेंस पर क्या है? एक पॉइंट P उपस्थित है। उसके बाद इस पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P के चारों ओर क्या है? एक अल्पांश क्षेत्रफल माना है हमने, यानी कि अल्पांश का मतलब होता है थोड़ा सा। तो इस पूरे पृष्ठ के अंदर हमने एक थोड़ा सा क्षेत्रफल माना है dA, जो इस पॉइंट P के चारों ओर प्रेजेंट है। उसके बाद ये जो अल्पांश क्षेत्रफल dA है, इसकी जो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो d फाई ई होगा, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल की वजह से जो इस अल्पांश क्षेत्रफल dA है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई ई, वो भी थोड़ा सा ही होगा। तो इसलिए हमने उसको डिनोट किया है d फाई ई से। अब क्योंकि इस बिंदु O पर +Q आवेश प्रेजेंट है, तो इस +Q आवेश के कारण इस पॉइंट P पर एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की साइड में होगी। यहाँ पर हमने दिखाया है E, ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अब इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा +Q आवेश से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इधर +Q आवेश प्रेजेंट है, इसलिए इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर की साइड में होगी। तो आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने एक बद्ध पृष्ठ माना A, उसके बाद इसी के अंदर एक पॉइंट है O जिस पर +Q आवेश प्रेजेंट है, और इस पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट के P के चारों तरफ एक अल्पांश क्षेत्रफल, यानी कि थोड़ा सा क्षेत्रफल हमने माना है, जिसको नाम भी दे दिया हमने dA। और इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको नाम दिया हमने d फाई ई। जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है d फाई ई, क्योंकि d क्या बता रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इस +Q आवेश के कारण जो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसकी डायरेक्शन भी इधर की साइड थी, और अल्पांश क्षेत्रफल जो है ये d फाई ई
या सॉरी अल्पांश विद्युत फ्लक्स जो है डी फाई ई, इसकी भी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन में ही है। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम, और उसमें आप देख भी सकते हैं ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है डी ए, इसके कारण पॉइंट ओ पर एक यहाँ पर एक कोण बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस कोण को हमने नाम दिया है डी ओमेगा है, जहाँ पर डी ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। अब ओमेगा को, ओमेगा से हम दर्शाते हैं कोणीय वेग को, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक कोण बन रहा है, इसलिए हमने ओमेगा के साथ में डी भी लिख दिया है। डी क्या बता रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा कोणीय वेग होगा, ठीक है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के कारण पॉइंट ओ पर क्या बन रहा है, एक कोणीय वेग बन रहा है, जिसको हमने डी ओमेगा के नाम से दर्शा दिया है। तो ये तो हो गया इस डेरिवेशन करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम। अब हम जब भी किसी डेरिवेशन में किसी डायग्राम को बनाते हैं तो हमें डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम की थ्योरी भी लिखनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने चीज़ एक एक चीज़ इस डायग्राम में बनाई है उस चीज़ को हम थ्योरेटिकली रूप में भी लिखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार इसकी थ्योरी हमने किस तरीके से लिखी है। तो देखिए यहाँ पर तो हमने ये एक डायग्राम बनाया था छोटा सा, इस गॉस की परिमा को सिद्ध करने के लिए। उसके बाद इसकी यहाँ पर हमने थ्योरी भी लिख दी है। थ्योरी में क्या लिखा है हमने, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु ओ पर उपस्थित है। तो हमने अभी आपको बताया था इस डायग्राम के अंदर ये जो प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु ओ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही बात हमने यहाँ लिखी है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु ओ पर उपस्थित है जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो आप देख सकते हैं इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी और भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है माना इस बिंदु के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है। तो ये जो बिंदु पी था इसके चारों ओर क्या था, एक अल्पांश क्षेत्रफल था जिसको हम डी ए बोल रहे थे, वही हमने लाइन यहाँ पर लिख दिया है। अब ये तो हो गया इसका थ्योरी वाला पार्ट, इतनी हमें इसमें थ्योरी लिखनी थी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए डेरिवेशन स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमने लाइन लिखी है, तब बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये जो प्लस क्यू आवेश था इसके कारण इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो हम जानते हैं किसी भी एक आवेश के कारण r दूरी पर रखे किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर E होता है विद्युत क्षेत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, Q होता है हमारा वो ये वाला आवेश, और R स्क्वायर में जो R है ये होती है डिस्टेंस, वो भी आवेश और पॉइंट के बीच की। तो ये जो हो जाएगा, ये जो वैल्यू है विद्युत क्षेत्र की ये हो जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या लिख रहे हैं कि अब अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल डी ए माना था डायग्राम में, उस अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको हम लिखेंगे। तो क्योंकि वो अल्पांश क्षेत्रफल डी ए था यानी कि थोड़ा सा ही क्षेत्रफल था, तो उससे जो हमारा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी थोड़ा सा ही गुजरेगा, इसलिए हमने इस फाई ई के साथ में क्या लिख दिया, डी भी लिख दिया है। यहाँ डी क्या शो कर रहा है कि थोड़ा सा ही विद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब डी फाई जो है वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं जो विद्युत फ्लक्स है वो बराबर होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर के, जहाँ ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जिससे फ्लक्स गुजर रहा होता है। लेकिन हमने यहाँ देखा था जो क्षेत्रफल ए था इसकी वैल्यू हमने यहाँ डी ए ले रखी है, तो यहाँ पर ए के स्थान पर हमने डी ए का ही वेक्टर किया हुआ है। तो डी फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ई के ऊपर जो ये वेक्टर लगा है इसको हटाना है, और डी ए के ऊपर भी जो ये वेक्टर लगा है इसको हटाना है। जब भी हम इन दोनों के ऊपर से वेक्टर को हटाएंगे तो ई और डी ए इनके साथ में क्या जुड़ जाएगा, कोस थीटा जुड़ जाएगा। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है डी फाई ई जो है वो बराबर होता है ई इंटू डी ए, और ये वेक्टर हटने के बाद यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक कोस थीटा जुड़ जाएगा। अब आप देख सकते हो इस पूरी लाइन में यहाँ पर ई दे रखा है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो इस ए की वैल्यू जो है हम समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे। समीकरण 1 से ए की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ डी फाई ई बराबर ई के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू में ये वाला डी ए कोस थीटा एज इट इज डाल लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डी ए कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर दे रखा है, इसकी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, उस वैल्यू का ही हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डी ए कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है।
तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि डी ए को इंटू में कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा, यानी कि जहाँ पर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा है वहाँ पर हम डी ए ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है समीकरण 2 में मान रखने पर, यानी कि जो हमने समीकरण 2 मानी थी उसमें इसकी वैल्यू रखने पर। तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 में तो हमें मिलेगा समीकरण 2 से डी फाई ई एज इट इज़ बराबर में ये भी एज इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ इंटू में क्यू चल रहा था वो क्यू भी एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ था डी ए इंटू कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी पूरे की वैल्यू डी ओमेगा दे रखी है तो हमने उसके स्थान पर यहाँ क्या लिख दिया है, डी ओमेगा लिख दिया है। अब इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पूरी वैल्यू आई है वो आई है थोड़े से विद्युत फ्लक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से विद्युत फ्लक्स की क्योंकि ये वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, पूरे विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। पूरे विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन का समाकलन करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में, समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमने डी फाई ई एज इट इज़ लिखा और इसका क्या कर दिया, इसके आगे समाकलन का निशान लगा दिया। इससे क्या पहचान है कि इस डी फाई ई का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। उसके बाद बराबर का निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्यू और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट वैल्यू है और हमेशा हम कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन या जो अवकलन होता है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो बाहर निकाल लिया और हमने किसका समाकलन करा, इस डी ओमेगा का। इसके लिए हमने क्या करा, डी ओमेगा एज इट इज़ लिखा और इसके आगे जो है हमने समाकलन का निशान लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस डी फाई ई का समाकलन करेंगे और इस डी ओमेगा का समाकलन करेंगे। तो जैसे हम डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो ये जो समाकलन का निशान है इस डी फाई ई में से इस डी को रिमूव कर देगा, यानी कि हटा देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल फाई ई बचा रह जाएगा। उसके बाद क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने एज इट इज़ तार लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डी ओमेगा लिखा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रेशन का निशान है या कह सकते हैं समाकलन का निशान है वो इस डी को भी हटा देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल ओमेगा बचेगा। अब इतना करने के बाद देखिए हम ओमेगा की एक वैल्यू जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के। तो इस इक्वेशन में हम ओमेगा के स्थान पर किसको पुट कर देंगे, 4 पाई को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज़ तार लिया है और इनटू में इस ओमेगा के स्थान पर हमने ये वाला 4 पाई लिख दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी 4 पाई है नीचे भी 4 पाई है, तो इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा वो हमने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारा फाई एज इट इज़, ऊपर क्यू चल रहा था तो ये क्यू एज इट इज़ लिख दिया। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो उसके बाद यहाँ नीचे एप्सिलॉन नॉट बच रहा था, इसको हमने एज इट इज़ तार दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होती है, हमारी गॉस की प्रमेय होती है। यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, गॉस की प्रमेय सिद्ध हो चुकी है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया प्रूव्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको हमारे लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर को लेकर आते हैं 12th क्लास से रिलेटेड या 11th क्लास से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आसान भाषा में समझाते हैं। तो आने वाली हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।